उसकी लाश कब्र से बाहर पड़ी मिली थी। हकीकत जानकर लोग रह गए थे दंग। मरने के बाद भी किया था हजारों लोगों ने बलात्कार। वह थी ही इतनी खूबसूरती की बला कि जो भी पुरुष उसे देखता वह उसके जिस्म को मसलने के लिए तड़फड़ाने लगता। लेकिन वह जितनी खूबसूरती में लाजवाब थी, उतनी ही दिमाग से खतरनाक भी थी। वह जानती थी कब किसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। शायद इसीलिए वह कामयाब भी थी। कहते हैं मिस्र में उसकी हैसियत का दूसरा कोई शासक नहीं हुआ। वह अय्याशी में भी नंबर 1 थी। कुछ प्राचीन लेखकों का मानना है कि वह कई कई रातों तक पुरुषों के साथ रंगरलियां मनाती रहती थी, कमसिन लड़कियों का नंगा नाच करवाती और अश्लीलता का सरेआम समर्थन करती थी। शाही घराने में शायद ही ऐसा कोई पुरुष बचा होगा जिसके साथ उसने शारीरिक संबंध न बनाए हों। यूनान की जनता के बीच वह मेरी योशेन के नाम से प्रसिद्ध थी। इस नाम का तात्पर्य ऐसी स्त्री से है जिसने अनगिनत पुरुषों के साथ काम संबंध बनाए हों। इस तरह की स्त्रियों को अंग्रेजी में निम्फोमेनियाक बीमारी से पीड़ित माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं प्रैक्टिकल लाइफ से। विश्व के मदमस्त यौवन की सरताज क्लियोपैट्रा का जन्म ईसा से करीब 70 वर्ष पूर्व यूनान में हुआ था। उसके पिता टालभी के वंशज बताए जाते हैं। टालभी सिकंदर महान का सेनापति था। क्लियोपैट्रा अपने समय में विश्व की सर्वाधिक सुंदर और बदचलन हसीना थी। उसके जीवन पर तमाम सच्ची झूठी कहानियां गढ़ी जा चुकी हैं। तमाम उपन्यास और तमाम फिल्में भी बन चुकी हैं। उसको जानने वालों का दावा है कि उसके सौंदर्य का मुकाबला करने वाली कोई दूसरी औरत इस जमीन पर कभी पैदा ही नहीं हुई। क्लियोपैट्रा अपनी अय्याशियों की मजबूरी में महज 12 वर्ष की आयु में ही अपना कौमार्य खो चुकी थी। 18 वर्ष की आयु में टालभी वंश के राजकुमार टालभी द्वितीय से मिस्र के रीति रिवाजों के अनुसार क्लियोपैट्रा का विवाह हुआ था। लेकिन दोनों के विचार और स्वभाव भिन्न भिन्न होने के कारण उनके बीच कोई खास भावनात्मक संबंध नहीं बन पाया। यही मुख्य कारण था कि दोनों पति पत्नी होने के बावजूद भी एक दूसरे से अलग अलग रहने लगे। उसके विवाह को अभी 4 वर्ष ही बीते थे कि एक जानलेवा बीमारी के कारण टालभी द्वितीय की मृत्यु हो गई। क्लियोपैट्रा के यौवन का तूफान इतना भयंकर था कि टालभी द्वितीय की मृत्यु के पश्चात राजा टालभी 14 भी अपने आप को इस तूफान से नहीं बचा पाया और झपट्टा मारकर उसने क्लियोपैट्रा से विवाह रचा लिया। लेकिन यह विवाह भी पूरी तरह सफल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि क्लियोपैट्रा अब मनमानी पर उतारू हो चुकी थी। टालभी सिर्फ उसके सामने नाम मात्र का ही पति रह गया था। सारा राजकाज क्लियोपैट्रा ही संभालने लगी थी। सत्ता की बागडोर हाथ में आते ही क्लियोपैट्रा निरंकुश हो गई थी। वह खुलेआम अय्याशी करने लगी, महल में नग्न नृत्यों का आयोजन करवाने लगी और खुद भी उन आयोजनों में सम्मिलित होने लगी थी। उसकी निगाह में कामभोग से बड़ा सुख और दूसरा नहीं था। उसके महल में ऐसा कोई भी दरबारी नहीं था जिसे क्लियोपैट्रा के जिस्म से खेलने का सौभाग्य न मिला हो। मिस्र की जनता इस तरह अपने देश की सभ्यता संस्कृति का पतन होता नहीं देखना चाहती थी। जनता यह भी नहीं चाहती थी कि उसका महाराज नपुंसकों की भांति बैठा रहे और एक औरत मिस्र को तहस नहस करती रहे। उन्होंने क्लियोपैट्रा की हुकूमत के खिलाफ आवाजें बुलंद करनी शुरू कर दी। जल्दी ही यह विरोध गृह युद्ध में बदल गया। यह विरोध इतना उग्र था कि क्लियोपैट्रा व उसके सैनिकों को भी यह भारी पड़ गया। अपनी जान बचाने के लिए रातों रात क्लियोपैट्रा को मिस्र से भागकर रोम के लिए कूच करना पड़ा। उसके विरोधी और विद्रोही पागलों की भांति उसे जगह जगह ढूंढने लगे। किसी को नहीं पता था कि क्लियोपैट्रा कहां गई। विद्रोहियों ने उसके सभी वफादारों व आशिकों को चुन चुनकर मौत के घाट उतार दिया। उस समय रोम का सम्राट जूलियस सीजर था। रोम के इतिहास में जूलियस सीजर का नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। महान नाटककार शेक्सपियर द्वारा जूलियस सीजर के जीवन पर एक विस्तृत महाकाव्य की रचना भी की गई है। उस महाकाव्य का नाम उसने जूलियस सीजर ही रखा है। जूलियस सीजर नामक महाकाव्य में मुख्य किरदार क्लियोपैट्रा को ही बनाया गया है। सबसे पहले रोम पहुंचकर उसने जूलियस सीजर की कुंडली खंगाली। पता चला जूलियस सीजर भी शबाब व कबाब का दीवाना है। जूलियस के दरबार में पहुंचने के लिए उसने एक अनोखी योजना बनाई। एक आलीशान कालीन में लिपटकर लुढ़कते हुए वह सीजर के सिंहासन तक पहुंची। जूलियस सीजर भी आश्चर्यचकित हुआ। उसने सैनिकों को कालीन खोलने का आदेश दिया।
जैसे ही कालीन खुला, जूलियस की आंखें खुली की खुली रह गईं। ऐसी हसीन यौवन से लबरेज कामुकता की देवी उसने अपने जीवन काल में भी न देखी थी। काफी देर तक वह उसकी कामुक देह को टकटकी लगाए देखता रहा। क्लियोपेट्रा ने उसे बड़ी शालीनता, नरमी व समर्पण भाव से नमस्कार किया और अपना परिचय बताया। उसने कहा, मेरा नाम क्लियोपेट्रा है, मैं मिस्र की महारानी हूं और अब आपकी शरण में आई हूं। मेरा निवेदन स्वीकार कीजिए। उस समय जूलियस सीजर की आयु 50 वर्ष से भी अधिक थी, जबकि क्लियोपेट्रा अभी 30 वर्ष की ही रही होगी। जूलियस सीजर उसकी जवानी और खूबसूरती का गुलाम हो गया। उसने उसे अभयदान देकर अपने शाही महल में मेहमान बना लिया। बिना देर किए उसने क्लियोपेट्रा से विवाह कर लिया और यह वचन भी दे दिया कि उससे पैदा संतान राजगद्दी की वारिस बनेगी। जूलियस सीजर और क्लियोपेट्रा की मुलाकात इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण पलों में से एक थी। यह मुलाकात केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था, बल्कि दो महान सभ्यताओं का संगम भी था। क्लियोपेट्रा और जूलियस सीजर का विवाह राजनीति और प्रेम का एक अद्वितीय मिश्रण था। इस विवाह ने रोम और मिस्र के बीच संबंधों को और भी मजबूत किया। यह एक ऐसा क्षण था जिसने इतिहास की धारा को बदल दिया। जूलियस सीजर बूढ़ा तो था ही और क्लियोपेट्रा के जिस्म पर आसक्त भी बहुत अधिक था। इसी का फायदा उठाकर उसने मिस्र की तरह ही रोम के शासन की चाबी भी अपने हाथ में ले ली। उसकी मनमानी में जूलियस सीजर ने कभी भी हस्तक्षेप नहीं किया। रोम की जनता भी क्लियोपेट्रा के सौंदर्य की दीवानी थी। रोम में उसे सौंदर्य व प्रेम की देवी वीनस की उपाधि से नवाजा गया। कई मंदिरों में तो वीनस देवी की मूर्तियां हटाकर वहां क्लियोपेट्रा की शानदार मूर्तियां लगाई गईं। रोम वासी क्लियोपेट्रा को ही प्रेम की देवी मानने लगे थे। कुछ समय पश्चात उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम सिजेरियन रखा गया। वह भी क्लियोपेट्रा की तरह ही सुंदर व हमको हष्ट पुष्ट था। सम्राट जूलियस सीजर की मृत्यु के बाद जब रोम के शासन की कमान संभालने का वक्त आया, तब सिजेरियन के राजगद्दी पर बैठने को लेकर रोम की जनता दो गुटों में बंट गई। एक तरफ के लोग चाहते थे कि राजगद्दी पर वही बैठे जिसकी रगों में माता पिता दोनों का ही खून रोमन हो, जबकि सिजेरियन की मां क्लियोपेट्रा रोमन नहीं थी, वह मिस्र से आई थी। लेकिन क्लियोपेट्रा अब इतनी शक्तिशाली हो चुकी थी कि तमाम विरोधों के बावजूद भी उसने महल के दरबारियों व सेनापतियों को विश्वास में लेकर सिजेरियन को गद्दी पर बैठा दिया और रोम की जनता कुछ भी न कर सकी। लेकिन क्लियोपेट्रा का भाग्य इतना अच्छा नहीं था। सिजेरियन के नसीब में ज्यादा दिन राजगद्दी पर बैठना नहीं लिखा था। जल्दी ही मृत्यु ने उसे गले लगा लिया। बेटे की मौत के बाद बड़ी समझदारी से वह रोम से पलायन कर गई, क्योंकि वह जानती थी कि अब जो भी राजगद्दी पर बैठेगा वह राजवंश का ही खून होगा और वह उसे कतई सहन नहीं करेगा। कोई मर्द उसके ऊपर शासन करे, क्लियोपेट्रा को यह जरा भी पसंद नहीं था। इससे पहले कि उसका शोषण हो और उसके विरोधी षड्यंत्र रचें, उसने खुद ही रोम को अलविदा कह दिया। बेशकीमती हीरे जवाहरात लेकर वह पुनः मिस्र की धरती पर आ पहुंची। उस समय वहां सत्ता के लिए भयंकर खूनी संघर्ष चल रहा था। इस संघर्ष में मार्क एंटोनी नाम का शख्स सबसे आगे चल रहा था। उसकी जीत लगभग तय थी। वह भी स्वभाव से अश्लीलता का बहुत अधिक पोषक था। क्लियोपेट्रा को और क्या चाहिए था भला? उसके हाथ तो जैसे बटेर ही लग गई। उसने मार्क एंटोनी को एक प्यार भरा पैगाम भिजवाया। उस पैगाम में उसने लिखवाया कि यदि वह उसे मिस्र में रहने की अनुमति दिलवाएगा तो वह तन और धन से एंटोनी की सहायता करेगी। मार्क एंटोनी बहुत बुद्धिमान और शातिर किस्म का इंसान था। क्लियोपेट्रा क्या आफत है वह उसे भली भांति मालूम था। वह उस आफत को गले लगाकर सत्ता की चाबी हथियाने का ख्वाब देखने लगा। इस समय उसे धन की बहुत जरूरत थी। रोम से लाया हुआ हीरे जवाहरातों का खजाना उसने मार्क एंटोनी को सौंप दिया। भाग्य ने एंटोनी का साथ दिया और वह मिस्र का शासक बना और उसने क्लियोपेट्रा को अपनी रानी बना लिया। 1 साल बाद क्लियोपेट्रा ने एंटोनी के जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, परंतु एंटोनी ज्यादा दिनों तक उसके साथ न रह सका। उसकी पहली पत्नी का बेटा आगस्ते ही उसका दुश्मन बन बैठा। इस कारण एंटोनी ने आगस्ते व उसकी मां दोनों को ही त्याग दिया। आगस्ते और एंटोनी के बीच वर्षों तक युद्ध चलता रहा। अंत में मार्क एंटोनी बुरी तरह हार गया। तभी उसे किसी ने झूठी खबर दी कि उसकी प्राणों से प्यारी क्लियोपेट्रा ने आत्महत्या कर ली है। यह सुनकर एंटोनी बौखला गया और उसने खुद को गोली मारकर अपने इस जीवन लीला का दी एंड कर लिया। क्लियोपेट्रा को आगस्ते के सैनिकों ने घेर रखा था। वह अपने शाही महल में कैद थी। आगस्ते ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि क्लियोपेट्रा को नग्न करके
उसे मिस्र की सड़कों पर घुमाया जाए। क्लियोपेट्रा अपने खूबसूरत जिस्म को हमेशा बेशकीमती हीरे जवाहरातों से ढके रहती थी। जानकार बताते हैं कि उसने उन हीरे जवाहरातों में जहरीले पालतू सांप छुपा रखे थे। जब उसे मालूम पड़ा कि उसे निर्वस्त्र करके सड़कों पर घुमाए जाने की योजना बन रही है, तो उसने अपने कामुक जिस्म को सांपों से डसवा लिया और मृत्यु को प्राप्त हो गई। कहते हैं कि उसकी खूबसूरती और आकर्षक का प्रभाव इतना अधिक था कि मृत्यु के पश्चात उसकी लाश कब्र से बाहर पड़ी मिली थी। जब उसकी जांच पड़ताल की गई तो पता चला मरने के बाद भी उसके साथ हजारों की संख्या में लोगों ने बलात्कार किया था। क्लियोपेट्रा आज भी लोगों के दिलों में अमर है। उसके जीवन पर तमाम कविताएं और किताबें लिखी जा चुकी हैं और कई फिल्में भी बन चुकी हैं। क्लियोपेट्रा चाहे जैसी भी थी, लेकिन वह आज भी सौंदर्य का प्रतीक मानी जाती है। एंटोनी की सेना ने लड़ाई में हार का सामना किया। अपनी पराजय से व्यथित होकर एंटोनी ने आत्महत्या करने का निर्णय लिया। यह एक दुखद अंत था एक महान योद्धा के लिए। क्लियोपेट्रा को कैद कर लिया गया, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने एक योजना बनाई जो उसे इतिहास में अमर बना देगी। क्लियोपेट्रा ने अपनी योजना को अंजाम दिया और विषैले सर्प के डंक से अपनी जान ले ली। उसकी मृत्यु ने उसे एक किंवदंती बना दिया। क्लियोपेट्रा की कहानी सदियों से जीवित है। उसकी अमरता ने उसे इतिहास के पन्नों में एक अद्वितीय स्थान दिलाया। उसकी विरासत आज भी जीवित है।